नमस्कार। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा। दोस्तों, कल हमने भाषिक संप्रेषण एक कला तथा उसके अभिलक्षण लक्षण क्या होते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया था। आज हम देखने वाले हैं कि भाषा के विविध रूप कौन से हैं और भाषा के विविध रूपों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हम प्रथमतः प्रस्ताविक जो भाषा के विविध रूपों में क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। भाषा एक समाज सापेक्ष होती है। भाषा की उन्नति तथा विकास समाज में होता है, ये आप भी जानते हैं। भाषा समाज के लिए और समाज द्वारा निर्मित होती है। व्यक्ति व्यक्ति का या व्यक्ति समाज का संबंध भाषा के बिना असंभव है। इसी संबंध के कारण भाषा के प्रयोग अनेक रूपों में पाए जाते हैं। समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उतनी भाषाएं हैं। हर एक की भाषा अलग अलग है। एक परिवार की भाषा दूसरे परिवार की भाषा से कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होती ही है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण, शब्दावली एवं वाक्य रचना में भी अंतर होता है। भाषा के कारण ही प्रत्येक साहित्यकार अपनी अलग व्यक्तित्व रखता है और उसका साहित्य भी एक अलग स्थान रखता है। शिक्षित और अशिक्षित की भाषा भी भिन्न भिन्न होती है, ये आप भी अच्छी तरह समझ लें। भाषा के विविध रूप कौन से हैं फिर? तो भाषा के 5 रूप है मुख्यतः। उसमें पहला रूप है मातृभाषा, दूसरा रूप है राजभाषा, तीसरा रूप है राष्ट्रभाषा, चौथा रूप है विश्व भाषा और आखिरी 5वां रूप है संचार भाषा। वैसे देखा जाए तो 4 रूप ही महत्व रखते हैं और ये 5वां जो रूप है संचार भाषा अर्थात संचार का माध्यम, ये गौण है, लेकिन ये भी भाषा के विविध रूपों में ही आ जाता है। हम भाषा के विविध रूपों को विस्तार रूप देने से पूर्व हम मातृभाषा ये पहला जो रूप है उसके ऊपर स्पष्टीकरण करते हैं। मनुष्य जिस भाषा में जन्म लेता है अर्थात जिस भाषा में उसका जन्म होता है, परंपरागत रूप से वो भाषा उस घर की, उस परिवार की, उस समाज की बनी हुई है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी को मातृभाषा कहते हैं, मध्य प्रदेश में रहने वाला उसको वहाँ पर हिंदी ये मातृभाषा कहेगा, पंजाब में रहने वाला वो पंजाबी को मातृभाषा कहेगा। यानी जिस भाषा में उसका जन्म होता है वह भाषा उसकी मातृभाषा कही जाती है। मातृभाषा का सामान्य अर्थ है माँ के आंचल में ही सीख ली गई भाषा। या आप अच्छी प्रकार जान लें कि मातृभाषा की परिभाषा अगर संक्षिप्त रूप में हमें देखनी है तो ये है कि माँ के आंचल में ही जो भाषा सीखी जाती है या सीखते हैं उसको, वही भाषा को मातृभाषा कही जा सकती है। इसके लिए विद्यालय, शिक्षक, लिपि की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक राष्ट्र में मातृभाषा का रूप क्षेत्र के अनुसार होता है। उसका मानक रूप जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। मातृभाषा परिवेश से सीखी जाने वाली भाषा है, ये आप ध्यान में रखिए। जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का परिवेश होता है, उसी प्रकार ही मातृभाषा सिखाई जाती है या हम सीखते हैं। व्यक्ति जिस पारिवारिक परिवेश में जन्म लेता है उस भाषा को स्वयं सीख जाता है। इसलिए जीवन में मातृभाषा का विशेष महत्व है। वास्तव में मातृभाषा ही व्यक्ति की पहचान है। विश्व के किसी भी कोने में जाए व्यक्ति की पहचान उसकी मातृभाषा से ही हो जाती है, ये आप ध्यान में रखिए। मातृभाषा का प्रभाव व्यक्ति के बोलने की क्रिया पर पड़ता है। मातृभाषा से इतर भाषा के प्रयोक्ता भी ध्वनि और अनुतान के द्वारा अपनी मूल भाषा का संकेत दे देते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत बहुभाषी राष्ट्र है। जिन देशों में एक भाषा ही बोली जाती है वहाँ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा में अंतर नहीं रहता।
किंतु राजभाषा में अंतर निश्चित तौर पर रहता है, क्योंकि राजभाषा शासकों की भाषा होती है, किंतु बहुभाषा भाषी राष्ट्रों में विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं अलग अलग होती है या पृथक होती है। मातृभाषा का जीवन में विशेष महत्व होता है। मातृभाषा के रूप में हिंदी पूरे हिंदी प्रदेश की भाषा है। भारत में प्रांतों का गठन मातृभाषा के आधार पर ही हुआ है। मैंने इस व्याख्यान के पूर्व में ये बातें मैंने आपको समझा दी थी कि महाराष्ट्र, मराठी, पंजाब, पंजाबी में अर्थात प्रांतों के गठन पर मातृभाषा के आधार पर हुआ है, ये निश्चित है। प्रत्येक प्रदेश के नाम से ही वहाँ की मातृभाषा का बोध होता है, ये मैंने बताया आपको। जैसे कि गुजराती गुजरात की मातृभाषा है। तो भारत में वैसे अनेक भाषाएं हैं जिनके आधार पर क्षेत्र का गठन नहीं हुआ है, पर वे अपनी मातृभाषा को गलत मानते हैं, जैसे कोंकणी है। हिंदी बृहत्तर भारत की मातृभाषा है। उसकी 18 बोलियां हैं। मूल रूप से ये बोलियां ही वहाँ की मातृभाषाएं निर्धारित है, ये आप अच्छे प्रकार ध्यान में रखिए। अगर हम समग्रतः ये कह सकते हैं कि मातृभाषा वह भाषा है जिसका ज्ञान शिशु की माँ की गोद से मिलने लगता है। मातृभाषा के बिना व्यक्ति की कोई अस्मिता नहीं होती। माँ, धरती, माता और मातृभाषा को समान माना जाता है। हिंदी भारत के विशाल समूह की मातृभाषा है और मातृभाषा के रूप में उसको स्वीकार करने वाला केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी है। देश और विदेश में भारत की पहचान मातृभाषा हिंदी के माध्यम से ही है। विदेशी आक्रमणकारियों और व्यापारियों ने भी भारत की पहचान हिंदी भाषा से ही की है। हिंदी क्योंकि उस वक्त व्यापार की भाषा, संपर्क की भाषा रही है, ये आप अच्छे प्रकार जानते हैं। दूसरा भाषा का रूप है यहाँ पर राजभाषा। राजभाषा का अर्थ हमें यहाँ पर जान लेना आवश्यक है। राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। एकदम सरल अर्थ है। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। किसी देश का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कही जाती है। भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। संविधान में ये बातें 1950 के बाद जो 15 वर्ष तक रही और 15 वर्ष के बाद जो है संविधान समिति जो गठित हुई, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया कि भारत की राजभाषा किस भाषा को बनाया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श करने के उपरांत 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह तय हो गया। संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु इसी धारा के अंतर्गत यह प्रावधान कर दिया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वह पहले से प्रयुक्त होती रही है। यानी साथ साथ ये दोनों भाषाएं जो है आगे चलकर चली है। स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालय में नहीं हो पा रहा है। यह हम देखते हैं, कुछ राजनीतिक बातें भी उसके आड़े आती है। दोस्तों, तीसरा जो यहाँ पर रूप है वो है राष्ट्रभाषा। हम सरल ये कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो सीधा सा उत्तर वहाँ पर आता है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों है, तो ये बातें
कुछ गुण विशेषता है उसकी ये है कि राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्य लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। और तीसरी बात यह है उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो। चौथी बात यह है वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो यानी व्यवहार में आनी चाहिए। पांचवा ये है उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो। छठा मुद्दा यहाँ पर यह है कि उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो। सातवां है वह राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। और आठवां है वह भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो। दोस्तों, अगर हम देखें तो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक पूरे भारत में ये भाषा जगह जगह बोली जाती है, समझी जाती है। यहाँ पर अनपढ़ गंवार लोग भी इस भाषा को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में हम देखते हैं कि 80% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो फिल्में देखते हैं, अशिक्षित है, अनपढ़ है, गंवार है, फिर भी वो फिल्मों के संवाद हिंदी में जैसे के वैसे अपने दोस्तों को सुनाते हैं। अर्थात ये हिंदी का प्रभाव ही हम कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की अस्मिता मानी जाती है। राष्ट्र के रूप में हिंदी का रूप अधिक विकसित दिखाई देता है। भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन इन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने का काम हिंदी ही करती है। यहाँ पर विविध जातियों धर्मों के लोग इस देश में रह रहे हैं और हर एक प्रांत का खान पान, रहन सहन सब अलग अलग है। जातियाँ अलग है, भाषाएं अलग है, धर्म अलग है, उत्सव अलग हैं। फिर भी उनमें एकता का कार्य करने का या एकता स्थापित करने का कार्य हिंदी ही कर रही है। हिंदी ही उसका आधार है। भारत में आर्य अनार्य भाषाओं के आधार पर राष्ट्रभाषा का विकास हुआ हमें दिखाई देता है। ये बात तो हमें तय करनी होगी। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की गतिशील चेतना का प्रतीक होती है, सांस्कृतिक ऊर्जा का प्रतीक होती है। राष्ट्र में भावात्मक एकता निर्माण करने का कार्य राष्ट्रभाषा करती है। किसी भी देश में राष्ट्रभाषा का महत्व सबसे अधिक होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र में एकता निर्माण करने के साथ ही राष्ट्र की संस्कृति को संरक्षित भी करती है। भारत में दिखाई देने वाली विविधता हिंदी के आधार पर ही विदेशी लोगों को दिखाई देती है। इसी कारण ही संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित की गई है। दोस्तों, अगला जो यहाँ पर रूप है वह है विश्व भाषा। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है। भारतीय संस्कृति का बोध देने वाली हिंदी अत्यंत कोमल, सुमधुर, सरल, सुबोध भाषा है और अन्य भारतीय भाषाएं उसकी बहनें हैं। अब हिंदी विश्व भाषा की ओर प्रगति कर रही है। हिंदी की प्रकृति मूलतः सर्वसमावेशक है, जो किसी भी भाषा को बड़ी सहजता से अपना लेती है, देशी विदेशी भाषाओं में घुल मिल जाती है। इसलिए भारत में पंजाबी हिंदी, बंगाली हिंदी, गुजराती हिंदी, विशिष्ट शहरों के अनुसार हैदराबादी हिंदी, मुंबईया हिंदी, मद्रासी हिंदी, ऐसे विविध रूप उसके देखे जाते हैं, बोले जाते हैं। व्यापार की दृष्टि से पूरी दुनिया का लक्ष्य हम पर अधिक है। विभिन्न प्रकार के उत्पादनों की बिक्री हेतु कई विदेशी कंपनियां यहाँ आ रही हैं और यहाँ आकर यहाँ की जनता से संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी को अपना रही है। अर्थात हिंदी व्यापार की संपर्क भाषा भी बनी हुई है। अर्थात हिंदी बाजार की भाषा भी अच्छे प्रकार बन गई है। आज हिंदी का स्वरूप काफ़ी व्यापक हो चला है। इसीलिए साहित्य हो, फिल्म हो, कला हो, संस्कृति हो, ज्ञान विज्ञान हो, संचार हो या बाजार, सभी क्षेत्रों में हिंदी ने अपनी महत्ता कायम की है। अगर हम देखें कि विदेशी विश्वविद्यालय में हिंदी बहुत जगह पर पढ़ाई जा रही है। आज भूमंडलीकरण और बाजारीकरण का दौर है। वैश्विक तौर पर हिंदी का फलक बहुत विस्तृत, बहुत व्यापक हो चुका है। बदलती दुनिया में हिंदी प्रासंगिकता और उपयोगिता ने हिंदी में अनुवाद कार्य का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसके चलते
हिंदी बाजार और रोजगार से जुड़ी भाषा हो गई है। हिंदी ने लाखों करोड़ों भारतीयों को रोजगार दिया है। बोलने के लिहाज से अगर देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद हिंदी अभी संयुक्त राष्ट्र भाषा के तौर पर शामिल नहीं हो पाई है। ये खेद की बात है। हिंदी के पास भाषिक क्षमता इतनी ज़्यादा है कि वह आसानी से विश्व भाषा बन सकती है। दुनिया के कुछ ताकतवर देशों ने अपने प्रचार तोहफे ये सिद्ध करने में लगा रखी है कि अंग्रेजी न केवल विश्व की श्रेष्ठतम भाषा है बल्कि सबसे बड़ी भाषा भी है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया भर में जितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा, करीब 70 करोड़ लोग अकेले भारत में हिंदी बोलते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी हजारों लोग हिंदी बोलते और समझते। यही नहीं, फिजा, गुयाना, सूरीनाम जैसे देश तो हिंदी भाषियों के ही बसाए हुए हैं। अमेरिका में तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। वहाँ हार्वर्ड, पेन, मिशिगन, येल से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन का कार्य हो रहा है। सूरीनाम में हिंदी सहित क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, जैसे अवधी है, भोजपुरी है, मगधी है, मैथिली। इन्हीं के मिश्रण से उपजी भाषा को सूरीनामी हिंदी कहा जाता है। फिजी में हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में तोताराम सनाडे एवं रामचंद्र शर्मा का उल्लेखनीय योगदान वहाँ पर रहा हुआ है। फिजी में तो भारत जैसे ही तुलसी, चंदन, आम, नींबू, इमली, बेल, अमरुद एवं साग सब्जियां तक के नाम हिंदी में हैं। फिजी के बाजारों, गलियों, कुचों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है। फिनलैंड के हेलसिंकी, स्वीडन के स्टॉकहोम, डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्ययन अध्यापन का कार्य आज जोर शोर से शुरू है। नॉर्वे में तो प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक हिंदी पढ़ाई जा रही है। चीन के पेइचिंग, नानचिड़ और विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। नेपाल में हिंदी का विकास भारत की तरह आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसा ही है। सर्वविदित हो गया है कि हिंदी का वर्चस्व अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में खूब बड़ा है। सच कहा जाए तो हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा हिंदी, परंतु वह उपेक्षा का शिकार कहाँ कहाँ होती नजर आ रही है। अगला जो रूप है यहाँ पर वो है इसमें कि संचार भाषा, जो आखिरी तथा गौण है लेकिन महत्वपूर्ण है। भाषा मानवीय संचार का एक प्रमुख माध्यम है। व्यक्ति अपनी भाषा, विचारों, इच्छाओं का संप्रेषण अधिकार भाषा से ही करता है। भाषा का प्रयोजन मूलक संप्रेषण ही है। जनसंचार माध्यम चाहे वार्ता हो, लोक कला हो, ये परंपरागत रूप हो, समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इलेक्ट्रॉनिक साधन हो, इंटरनेट हो या अन्य माध्यम हो, उससे इन संचारों के माध्यम से वो भाषा को दूसरी जगह तक ले जाने में सफल हो रहा है। संचार माध्यमों तथा विज्ञापनों से प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा कहलाती है, ये आप ध्यान में रखें। इसका अर्थ है आगे बढ़ाना या फैलाना। संचार के अभिप्राय मानव समूह के सभी मिले जुले वर्गों तक बढ़े तौर पर, चाहे वह समीप हो या दूर हो, कुछ विचार, भाव अथवा सूचनाएं शब्दों या प्रतीकों द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि का प्रयोग किया जाता है। संचार की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसका अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। संचार भाषा के माध्यमों ने विश्व में फैला समस्त मानव जाति जीवन को प्रभावित किया है और उसमें संप्रेषण, अर्थपूर्ण संदेश, संदेश का व्यवहार, संचार का माध्यम, श्रोता, प्रतिक्रिया, जन सामान्य की भाषा